आर्यभट्ट और त्रेगना जो कि चैप्टर का नाम है वो एक मजमून है। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट और त्रेगना एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहा है हिंदुस्तान के कदीम तारीख, कदीम मतलब पुरानी प्राचीन तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड किस दौर को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, जिसको सुनहरा दौर कहा जाता है यानी कि गुप्त दौर, गुप्त दौर से ही ताल्लुक था आर्यभट्ट का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी खगोल में, जो कि पटना के नज़दीक है, यानी कि खगोल पटना में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। अगला सवाल है, खगोल का मानी क्या होता है। खगोल का मानी जो होता है वो इल्म नजूम होता है। इल्म नजूम इसका मतलब होता है सितारों से मुताल्लिक जो जानकारी होती है, जो इल्म होती है, उसी को उर्दू में इल्म नजूम कहा जाता है। तो खगोल का यही मानी होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ। तो आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था 564 ईस्वी में। 564 ईस्वी में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ। तो आर्यभट्ट का इंतकाल जो हुआ था वो 88 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि जब वो 88 साल की उम्र में थे तभी उसका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। तो त्रेगना में किया था। ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है आर्यभट्ट और त्रेगना। तो अपना तजुर्बा गाह जो है वो त्रेगना में उसको कायम किया था, यानी कि वहाँ पे स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहा है त्रेगना कहाँ वाक़ है। त्रेगना कहाँ वाक़ है। तो ध्यान रखेंगे, पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में है। 30 किलोमीटर जुनूब, जुनूब मतलब होता है दक्षिण। तो ये मसूरी के पास है। ध्यान रखेंगे, पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूरी के पास क्या वाक़ है, त्रेगना, जहाँ पे आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम किया था। तो ध्यान रखेंगे, पटना से कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। किस जानिब है, जुनूब, यानी कि दक्षिण की तरफ। किसके बगल में है, मसूरी के बगल में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम बताएं। आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम, तो इसका नाम जो है आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र इसकी एक मशहूर तसनीफ़ यानी कि किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का पहला साइंसदान जिसने साबित किया कि ज़मीन गोल है। तो दुनिया का पहला साइंसदान आर्यभट्ट ही था, जिसने साबित किया था जो ज़मीन क्या है, गोल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स का जो विद्वान होता है उसी को माहिर इल्म रियाजी बोलते हैं। तो रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी की रहनुमाई की थी, यानी कि उसका गाइडेंस किया था। तो ये पाइथागोरस जो है उसी की रहनुमाई की थी। कौन, आर्यभट्ट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे निज़ाम शमसी मतलब होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो हमारा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, तो वो सूरज है। ध्यान रखेंगे, हमारे निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, सॉरी यहाँ हमारे निज़ाम शमसी का जो तारा है वो कौन है, सूरज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन के बाशिंदे कितने तरह के ग्रहण देखते हैं। ज़मीन के जो बाशिंदे हैं वो कितने तरह के ग्रहण देखते हैं। तो 2 तरह के देखते हैं, एक सूरज ग्रहण और एक चांद ग्रहण। 2 ही तरह के
ग्रहण देखते हैं, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़मीन क्या है। तो ज़मीन एक सैयारा है जिसको इंग्लिश में प्लेनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो ज़मीन क्या है, पृथ्वी क्या है, एक सैयारा यानी कि प्लेनेट ग्रह है। वहीं पे अगला क्वेश्चन है चांद क्या है। तो चांद एक जेली सैयारा है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है त्रेगना के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पश्चिम में जो बहती है उस नदी का नाम है सोन नदी, यानी कि सोन नदी जो है त्रेगना के पश्चिम में बहती है। अगला सवाल है त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पूरब में पुनपुन नदी बहती है। ध्यान रखेंगे, त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है, पुनपुन। तो पूरब पौ से पूरब होता है और पौ से ही पुनपुन नदी होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है त्रेगना के क्या मानी होते हैं। तो त्रेगना के जो मानी होते हैं वो होते हैं ताड़े गिनना। ताड़े गिनना त्रेगना के मानी होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है कब पेश आया। तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण पेश आया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा का नाम क्या है। तो अमेरिका का जो साइंसी तहकीकी इदारा है वो है नासा। नासा ही अमेरिका का साइंसी तहकीकी इदारा है। और भारत का जो है वो है इसरो। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जे एंडरसन कौन थे। जे एंडरसन कौन थे। तो नासा का एक साइंसदान थे, यानी कि नासा का एक क्या थे, साइंसदान थे जे एंडरसन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूरज ग्रहण किस वक्त शुरू होने वाला था। 2009 का जो सूरज ग्रहण था वो कब शुरू होने वाला था। तो सुबह 5:29 पर सूरज ग्रहण शुरू होने वाला था, यानी कि 5:29 पर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगला हीरे का छल्ला। हीरे का छल्ला यानी कि वो जो सूरज ग्रहण होने वाला था उसी को बोलते हैं अगला हीरे का छल्ला। देखने के लिए दुनिया को कितने साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे 123 साल बाद फिर ऐसा सूरज ग्रहण हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 123 साल बाद ऐसा हीरे का छल्ला देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है अगला हीरे का छल्ला कब दिखाई देगा। तो पिछला हीरे का छल्ला जो है वो 2009 में दिखाई दिया था। तो इसमें 123 अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3132, यानी कि अगला हीरे का छल्ला जो है वो, यानी कि अगला सूरज ग्रहण इतना बड़ा वो 3132 ईस्वी में दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट क्या थे। आर्यभट्ट क्या थे। तो एक साइंसदान थे, उसके बाद माहिर इल्म नजूम थे, इल्म रियाजी में भी माहिर थे और इल्म अलजेब्रा में भी माहिर थे, यानी कि इन सभी चीज़ों में आर्यभट्ट माहिर थे। साइंसदान थे, माहिर इल्म नजूम थे, यानी कि सितारों से मुतल्लिक जो इल्म था। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी माहिर थे और इल्मुल अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा की इल्म में भी काफ़ी माहिर थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निज़ाम इशारिया जिसको डायगोनल सिस्टम बोलते हैं का कारनामा किसने अंजाम दिया। तो निज़ाम इशारिया का कारनामा भी आर्यभट्ट ने ही अंजाम दिया था। नावेल किसका एक अहम हिस्सा है। नावेल किसका एक अहम हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे नावेल फिक्शन का एक अहम हिस्सा होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नावेल किसकी देन है। नावेल किसकी देन है। तो ध्यान रखेंगे मगरबी अदब की, यानी कि ये पश्चिमी देशों की देन है, पश्चिम से ही आया है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से ही आया है नावेल, इसलिए नावेल जो है वो मगरबी अदब की देन है। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नावेल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखी जाए। किसने कहा।
तो ये जो लाइन है ये कहा था बरतानिया की एक खातून अदबिया कलाड़ा देवस, जिसका नाम क्या था? बरतानिया की एक औरत थी जिसका नाम था अदबिया कलाड़ा देवस, उसी ने ये बात कहा था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में किसका नाम सरे फहरिस्त है? मतलब नंबर 1 पे किसका नाम आता है उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, यानी कि उर्दू नावल का बानी कह सकते हैं इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को ही कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू नावल का बानी भी कहा जा सकता है इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है? तो उर्दू का पहला नावल जो है वो मरातुल उरूस है। मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मरातुल उरूस कब शाये हुआ? यानी कि उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस ये कब शाये हुआ? तो 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मरातुल उरूस के अलावा नज़ीर अहमद ने कितने नावल लिखे? तो मरातुल उरूस जिसको उर्दू का पहला नावल कहा गया है, इसके अलावा भी नज़ीर अहमद 6 नावल लिखे थे, यानी कि टोटल 7 नावल लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सूरतुल ख़याल किसका नावल है? तो सूरतुल ख़याल जो है ये शाद अज़ीम आबादी का नावल है, शाद अज़ीम आबादी। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाली के यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल के नाम लिखें। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल का नाम है मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा, ये हाली के नावल का नाम है। तो ध्यान रखेंगे आप, पूछा जा सकता है जो इनमें से कौन हाली के नावल नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन में रहेंगे और एक अलग से रहेगा, तो उस पर आपको टिक कर देना है। तो ऐसा कब होगा? जब ये तीनों आपको याद रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू नावल के नए अहद का आगाज़ कब होता है? यानी कि उर्दू नावल जो है उसका नया अहद कब से शुरू होता है? तो 20वीं सदी के इब्तदा से, 20वीं सदी के इब्तदा से उर्दू नावल के नए अहद का न्यू पीरियड का आगाज़ होता है। अगला सवाल है उमराव जान किसका नावल है? तो ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ही नावल है उमराव जान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल गोदान और मैदान अम्ल किसके नावल हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रेमचंद के नावल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान और मैदान अम्ल प्रेमचंद के नावल हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है लंदन की एक रात किसका नावल है? तो लंदन की एक रात ये सज्जाद जहीर का नावल है, सज्जाद जहीर। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना के कोड़ियटर बस्ती में, यानी कि बिजनौर जिला के अफजलगढ़ परगना कस्बा के कोड़ेटर बस्ती में ही नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद के वालिद का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला किस बुज़ुर्ग से मिलता है? तो नज़ीर अहमद का जो ख़ानदानी सिलसिला है ये अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी नामक बुज़ुर्ग से मिलता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के कौन थे? तो शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के थे मशहूर खलीफा, यानी कि अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी जो है वह शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के मशहूर खलीफा थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद ने अरबी की किताबों का दर्स किससे लिया? यानी कि नज़ीर अहमद अरबी की किताब किससे पढ़े? तो मौलवी नसरुल्लाह से। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कह रहा है नज़ीर अहमद दिल्ली का कॉलेज में कब दाखिला लिया?
नज़ीर अहमद जो है वो दिल्ली के कॉलेज में कब दाखिला लिए? दिल्ली कॉलेज में तो 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद दाखिला लिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल के वक्त उसकी उम्र कितनी थी? यानी कि नज़ीर अहमद कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था? तो सिर्फ 13 साल के थे तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की शादी किससे हुई? तो नज़ीर अहमद की शादी हुई थी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। ध्यान रखेंगे, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से ही नज़ीर अहमद की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुरातुल उरूस, जो कि उर्दू का पहला नॉवेल करार दिया जाता है, मुरातुल उरूस के 2 किरदार कौन हैं जो अब भी ज़िंदा हैं? यानी कि इनमें किरदार निभाने वाले, रोल निभाने वाले 2 कौन हैं जो अब भी ज़िंदा हैं? तो अकबरी और असगरी ये 2 किरदार हैं जो अब भी ज़िंदा हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद का नावल नबातुन नाश कब शाया हुआ? तो नज़ीर अहमद का ही नावल है ये 1872 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल कह रहा है तौबतुन नसूह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद का ही नावल है कि आशात कब हुई? यानी कि ये कब शाया हुआ? तो 1877 में तौबतुन नसूह की आशात हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पे है नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम नावल कौन सा है? तो नज़ीर अहमद के नावल में जो सबसे अहम नावल है वो है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये सबसे इम्पोर्टेंट नावल है, यानी कि सबसे अहम नावल है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के आखिरी नावल का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा कब शाया हुआ? तो ये शाया हुआ था 1884 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। 1884 ईस्वी में नज़ीर अहमद का आखिरी नावल जिसका नाम है रोयाए सादिक़ा शाया हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का विसाल यानी कि इंतकाल कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था, विसाल हुआ था। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का विसाल किस उम्र में हुआ? तो नज़ीर अहमद का विसाल 74 साल की उम्र में हुआ था। यानी कि जब नज़ीर अहमद का विसाल हुआ था तो उसकी उम्र 74 साल थी। अगला सवाल है फसाना मुब्तला कब शाया हुआ? फसाना मुब्तला जो है ये 1885 में शाया हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ध्यान रखेंगे, हमीदा कौन थी? नसूह की बेटी थी और फ़हमीदा नसूह की बीवी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नसूह के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो नसूह के जो बड़े बेटे थे उसका नाम था कलीम। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए ही नावल लिखा था। यानी कि अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने क्या लिखा? नावल लिखा। पहला सवाल कह रहा है मकतूब निगारी का मतलब क्या होता है? तो मकतूब निगारी का मतलब होता है ख़ुतूत नवीसी, यानी कि ख़त लिखना ही मकतूब निगारी का मतलब होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है किस बादशाह के ज़माने से दफातर में यानी कि ऑफिस में मकतूब निगारी का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी के ज़माने से शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है किसने पहली बार अपने अहबाब को उर्दू में ख़ुतूत लिखे? यानी कि अपने अहबाब को उर्दू में किसने सबसे पहली बार ख़त लिखे? तो गालिब ने लिखे थे। ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ा गालिब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गालिब ने
तकरीबन कितने खतूत लिखे? तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गालिब के खतूत के कितने मजमूए उनके ज़िंदगी में ही शाये हो गए? तो गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं जो उनके ज़िंदगी में ही शाये हो चुके थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब का असल नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा असदुल्ला खां ही गालिब का असल नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शायरी में गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? शायरी में जो है गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो पहले असद तखल्लुस करते थे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाद में उन्होंने क्या तखल्लुस किया? तो पहले तो असद करते थे, बाद में उन्होंने क्या शुरू किया तखल्लुस देना? तो गालिब, ध्यान रखेंगे, बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस देना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश, ध्यान रखेंगे, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को गालिब की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कर रहा है, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब जो पैदा हुए थे वो आगरा में हुए थे, जो कि उसका नानी हाल था, यानी कि नानी का घर था आगरा में, और वहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी गालिब की। तो ध्यान रखेंगे, आगरा में उसकी पैदाइश हुई थी, जो उसका नानी हाल था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके सामने है, गालिब के वालिदा का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उसके वालिद का नाम था, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम गालिब के वालिदा का नाम था। तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की वो उम्र कितनी थी? यानी कि गालिब की उम्र कितनी थी जिस वक्त उसके वालिद का इंतकाल हुआ था? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही था। गालिब का उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल ही था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गालिब को किसने अपने सरपरस्ती में ले लिया? यानी कि उसका पालन परवरिश कौन करने लगे? तो उसका चचा नसरुल्ला बेग खां। नसरुल्ला बेग खां जो है उसके चचा थे, उन्होंने ही उसका पालन पोषण करने लगा। अगला सवाल है, गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? तो गालिब इब्तदाई तालीम जो है वो मौलवी मुअज्जम के मकतब में हासिल किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो ध्यान रखेंगे, गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब की शादी किससे हुई? तो गालिब की शादी जो हुई थी वो अमराव बेगम से हुई थी। अमराव बेगम से गालिब की शादी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो गालिब की अहलिया का नाम क्या था? तो अमराव बेगम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गालिब के ससुर का नाम बताएं। तो गालिब के ससुर का नाम था इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ गालिब के ससुर का नाम था। अगला सवाल है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का इंतकाल, ध्यान रखेंगे, 15 फरवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, जो दिल्ली में गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, गालिब के उर्दू में खतूत के 2 मजमूए के नाम बताएं जो उसके ज़िंदगी में शाया हो चुका था। 2 खतूत का मजमूआ, उसके नाम है औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला उसके 2 खतूत के मजमूए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मकतूब निगारी किसकी एक किस्म है? तो उर्दू नसर की एक किस्म है मकतूब निगारी। ध्यान रखेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर ख़त किसने लिखा? यानी कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये ख़त किसने लिखा इस पर? तो असदुल्ला खां गालिब ने। असदुल्ला खां गालिब ने ही इस पर ख़त लिखे थे।
पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहा है अपनी बेटी सोगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन हैं। अपनी बेटी सोगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर शहबाज। अब्दुल गफ़ूर शहबाज ही अपनी बेटी सोगड़ा के नाम इसके मकतूब निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या था। तो अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम था। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का तखल्लुस क्या था। तो उसका जो तखल्लुस था वो शहबाज था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल गफ़ूर की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई। तो मौज़ा सिरमेरा, ये बाढ़ पटना में पड़ता है। ये बाढ़ जो है ये पटना में पड़ता है। और कौन से मौज़ा में, ये सरमेरा मौज़ा में पड़ता है, यानी कि उसी मौज़ा में इसकी पैदाइश हुई। अगला सवाल है, उनकी पैदाइश कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, उनकी पैदाइश हुई थी 1860 ईस्वी के करीब, यानी कि 1860 ईस्वी में उसको कह सकते हैं हम लोग, यानी कि उनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसमें उन्हें यानी कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। जो कि दुरुस्त नहीं है, यानी कि किसमें उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं, यानी कि सही नहीं है। तो सफ़ीने उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जबकि वो बाढ़ का बाशिंदा था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुई। तो ध्यान रखेंगे, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। जब वो 20 साल के थे तभी उनकी शादी हुई थी। अगला सवाल कह रहा है, उनकी शादी किन से हुई। तो उनकी शादी जो हुई थी, यानी कि उनकी अहलिया का जो नाम था वो शमसुन निसा खातून था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शमसुन निसा खातून शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रहीं। यानी कि शमसुन निसा खातून जो है वो शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रही थी। तो 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक ही वो उसकी बीवी बनकर रह पाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्होंने दूसरी शादी कब की। उन्होंने दूसरी शादी कब की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1898 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, 1898 ईस्वी में उन्होंने दूसरी शादी की। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्होंने दूसरी शादी किससे की। तो उन्होंने दूसरी शादी 1898 में किससे की थी। तो मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फर्जंद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली, यानी कि अशरफुन्निसा से। अशरफुन्निसा से उन्होंने दूसरी शादी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दारुल सल्तनत किस ज़बान का अखबार था। तो दारुल सल्तनत जो था वो उर्दू ज़बान का अखबार था, यानी कि उर्दू ज़बान में लिखा गया था दारुल सल्तनत को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर-ए-एहतमाम शुरू हुआ। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही शुरू हुआ था उर्दू अखबार कौन, दारुल सल्तनत। कब शुरू हुआ था, 1880 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसने अब्दुल गफ़ूर शहबाज को भोपाल आने की दावत दी। तो भोपाल की बेगम साहिबा जो है वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज को भोपाल आने की दावत दी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वह भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए। तो भोपाल में नाज़िम तालीमात हुए थे 1905 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए थे, 1905 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह किस कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। तो वो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल हुआ था 30 नवंबर 1908 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शहबाज की 3 किताबों के नाम बताइए। तो शहबाज की 3 किताबों के नाम है रुबाइयात शहबाज, क़ानून क़िस्मत और तफ़रीहुल क़ुलूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तक़लीद की।
किन शुरा की तक़लीद की? तो नज़ीर अहमद और हाली और अकबर इलाहाबादी इन शुरा की तक़लीद की थी उन्होंने। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शहबाज ने शामिल निसाब में किस बच्ची को मुखातिब किया है? तो अपनी बेटी सोगड़ा को उन्होंने मुखातिब किया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बताएं। तो सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बुशरा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बुशरा था। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम के मकतूब निगार कौन है? यानी कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम इसके मकतूब निगार कौन है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेहदी अफ़ादी इसके मकतूब निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेहदी अफ़ादी का असल नाम जो है वो मेहदी हसन है। मेहदी अफ़ादी का असल नाम है। अगला सवाल है दोस्तों, मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कब हुई? तो मेहदी अफ़ादी की पैदाइश हुई थी 1828 ईस्वी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई? मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मेहदी अफ़ादी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उनका ताल्लुक़ किस घराने से था? यानी कि मेहदी अफ़ादी का ताल्लुक़ किस घराने से था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शयूख घराने से मेहदी अफ़ादी का ताल्लुक़ था। अगला सवाल है दोस्तों, उनके वालिद पेशे से क्या थे? मेहदी अफ़ादी के वालिद पेशे से क्या थे? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस। यानी कि कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे मेहदी अफ़ादी के वालिद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेहदी अफ़ादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी कि शुरुआत में मेहदी अफ़ादी कहाँ पे अपनी तालीम हासिल की है? तो ध्यान रखेंगे, घर पर। यानी कि मेहदी अफ़ादी जो है वो घर पर ही अपनी तालीम हासिल किए थे। अगला सवाल है, मेहदी अफ़ादी की कितनी शादियाँ हुई? तो मेहदी अफ़ादी की, ध्यान रखेंगे, 3 शादियाँ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहदी अफ़ादी की कितनी शादियाँ हुई? तो मेहदी अफ़ादी की 3 शादियाँ हुई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उनकी तीसरी बेगम का नाम क्या है? यानी कि उनकी तीसरी जो बीवी थी उसका क्या नाम था? तो इसका जो नाम था वो अज़ीमुन्निसा था। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उनकी तीसरी बेगम का नाम क्या था? वो अज़ीमुन्निसा था। अगला सवाल है, अज़ीमुन्निसा किस नाम से मारूफ़ थी? किस नाम से वो मारूफ़ यानी कि मशहूर थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेगम मेहदी। यानी कि अज़ीमुन्निसा जो थी वो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ़ यानी कि मशहूर थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहदी ने किसके तख्लीकी ज़हन की बड़ी दाद दी है? मेहदी ने किसके तख्लीकी ज़हन की बड़ी दाद दी है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हाली की। यानी कि हाली के तख्लीकी ज़हन की बहुत ही ज़्यादा वो दाद दिए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेहदी अफ़ादी के दोस्त कौन थे? मेहदी अफ़ादी के दोस्त कौन थे? तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। यानी कि जिसके नाम से ये मकतूब लिखा गया, ख़त लिखा गया, वही उसके दोस्त यानी कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? यानी कि मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में उनको महारत हासिल थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी उनको महारत हासिल थी, साथ ही साथ उर्दू में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ध्यान रखेंगे, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ध्यान रखेंगे, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी। तो मकतूब के क्या मानी है? तो मकतूब के मानी होते हैं ख़त। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकतूब निगारी को क्या कहा जाता है? मकतूब निगारी को क्या कहा जाता है? तो उसको निस्फ़ मुलाक़ात कहा जाता है। निस्फ़ मुलाक़ात मकतूब निगारी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, उर्दू में खतूत नोवेसी का आगाज़ किसने किया? उर्दू में खतूत नोवेसी का आगाज़ किसने किया? तो ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में खतूत नोवेसी का आगाज़ किया, यानी कि ख़त लिखने का आगाज़ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मज़मून बउनवान फ़लसफ़ाए हुस्न व इश्क यूनानियों के नुक्ते नज़र से के मज़मून निगार कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसके मज़मून निगार है मेहदी अफ़ादी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मज़मून क्या उन्वान है इसका? फ़लसफ़ाए हुस्न व इश्क यूनानियों के नुक्ते नज़र से, इसके मज़मून निगार है मेहदी अफ़ादी। इंटरव्यू किस ज़बान का लफ्ज़ है? इंटरव्यू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है इंटरव्यू। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंटरव्यू के लग़वी माने क्या है? यानी इंटरव्यू के लग़वी मानी क्या है? तो ध्यान रखेंगे दाखिली ख़यालात। इंटरव्यू के लग़वी माने दाखिली ख़यालात। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी ख़ास मौजू यानी कि विषय पर दो लोगों की गुफ्तगू और इस मुलाकात को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसी ख़ास मौजू पर अगर दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसकी गुफ्तगू और उस मुलाकात को इंटरव्यू कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार किस में होता है? राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार किस में होता है? तो ध्यान रखेंगे अफसाना निगारों में होता है। अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार होता है, यानी कि उसको गिना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बेदी की पैदाइश कब हुई? बेदी की पैदाइश कब हुई? तो ध्यान रखेंगे 1 सितंबर 1915 ईस्वी में बेदी की पैदाइश हुई। 1 सितंबर 1915 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल है, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ध्यान रखेंगे लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहीं पे बेदी की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़ेरे निसाब यानी कि आपके निसाब में, आपकी किताब में शामिल इंटरव्यू जो है वो किससे लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी से लिया गया है, तभी लिखा गया बेदी से इंटरव्यू। अगला सवाल है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम वो है महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा बेदी का पहला अफसाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम बताएं। बेदी का जो है पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे दाना व दवाम। दाना व दवाम ये बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल है, बेदी के हम असर कौन हैं? बेदी के हम असर कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास बेदी का हम असर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इंटरव्यू लेने वालों के नाम लिखें। इंटरव्यू लेने वालों के नाम लिखें। तो इंटरव्यू जो लिया गया है वो कौन कौन लिए हैं? असमत चुगताई और फैयाज़ रिफ़अत। असमत चुगताई और फैयाज़ रिफ़अत। तो ध्यान रखेंगे असमत चुगताई जो है वो ज़्यादा सवाल किए हैं और फैयाज़ रिफ़अत जो है वो कम सवाल किए हैं। तो ध्यान रखेंगे लेकिन दोनों बेदी का इंटरव्यू लिए थे, असमत चुगताई भी और फैयाज़ रिफ़अत भी, लेकिन ज़्यादा जो सवाल किए थे, ज़्यादा गुफ्तगू जो हुई थी वो असमत चुगताई से हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ज़ेरे निसाब इंटरव्यू बेदी से कब लिया गया था? तो ध्यान रखेंगे उसके इंतकाल से कुछ महीने पहले, यानी कि 6 जुलाई 1984 ईस्वी को उससे लिया गया था इंटरव्यू, यानी कि बेदी से 6 जुलाई 1984 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह बेदी का कौन सा इंटरव्यू था? तो ध्यान रखेंगे यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू था, क्योंकि उसके बाद उसका इंतकाल हो गया था, इसलिए यह बेदी का कौन सा इंटरव्यू था? आखिरी था। अगला सवाल है, कैरियर रिसाला के एडिटर कौन थे? जो एक कैरियर रिसाला नाम से, रिसाला कैरियर नाम से एक रिसाला शाये होता था, उसका जो एडिटर का नाम था वो कृष्ण चंद्र था। कृष्ण चंद्र उसके एडिटर का नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बेदी ने शुरू में कहाँ नौकरी किए? तो बेदी ने शुरुआत में जो है नौकरी किए थे पोस्ट ऑफिस में। ध्यान रखेंगे पोस्ट ऑफिस में उन्होंने शुरुआत में नौकरी की है। अगला सवाल है, बेदी किस ओहदे से सबकदोश हुए? यानी कि बेदी जो है वो किस ओहदे से सबकदोश यानी कि
वो रिटायर हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर के ओहदे से, वो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बने थे, उसी ओहदे से वो सबकदोश हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अस्मत आपा का असल नाम क्या है? अस्मत आपा का असल नाम अस्मत चुगताई है। ध्यान रखेंगे, अस्मत चुगताई जो है अस्मत आपा का असल नाम है। अगला सवाल है अस्मत चुगताई किसकी छोटी बहन है? अस्मत चुगताई जो है वो किसकी छोटी बहन है? तो ध्यान रखेंगे निगार अजीम बेग चुगताई की छोटी बहन है अस्मत चुगताई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेदी के ड्रामों के एक मजमुआ का नाम क्या है? बेदी के ड्रामों के एक मजमुआ का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे ड्रामा का एक मजमुआ है जो बेदी ने लिखा है, वो सात खेल नाम है। यानी कि बेदी के ड्रामों का एक मजमुआ का नाम क्या है? वो सात खेल है। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेदी के एक दोस्त का नाम बताएं। बेदी के एक दोस्त का नाम बताएं। तो बेदी के एक दोस्त का नाम है उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ बेदी का दोस्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे बेदी का इंतकाल हुआ था 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। 11 नवंबर 1984 ईस्वी को बेदी का इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई? अस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अस्मत चुगताई की पैदाइश कहाँ हुई? अस्मत चुगताई की पैदाइश कहाँ हुई? तो ध्यान रखेंगे बदायूं में हुई थी। बदायूं में अस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है अस्मत के वालिद का नाम क्या था? अस्मत के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा क़सीम बेग चुगताई। मिर्ज़ा क़सीम बेग चुगताई अस्मत के वालिद का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्मत के वालिदा का नाम क्या था? अस्मत के वालिदा का नाम क्या था? तो नुसरत खानम। नुसरत खानम अस्मत के वालिदा यानी कि अम्मी का नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अस्मत चुगताई के कितने अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं? अस्मत चुगताई के कितने अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं? तो ध्यान रखेंगे 7 अफसानवी मजमूए अब तक शाये हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? अस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1991 ईस्वी में हुआ था। 1910 में उसकी पैदाइश हुई थी और 1991 में उसकी वो इंतकाल कर गए थे। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जदीद नज़्म का पेशरो किसे माना जाता है? यानी कि जदीद नज़्म का पेशरो जो है वो किसको माना जाता है? यानी कि नज़्म जो है जदीद यानी कि नया नज़्म जो है उसका पेशरो किसको माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे हाली और आज़ाद को। हाली और आज़ाद को जदीद नज़्म का पेशरो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर किसे माना जाता है? 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उर्दू शायरी में नज़्म की रिवायत कब से मिलती है? यानी कि नज़्म के बारे में पता कब से चला है? तो 1857 के आसपास से, यानी कि 1857 के आसपास से नज़्म के बारे में पता चला है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट ये हो चुका है ये क्वेश्चन। बोल रहा है चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे पंडित ब्रिज नारायण है। पंडित ब्रिज नारायण है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो ध्यान रखना है 1882 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश हुई। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है चकबस्त कहाँ पैदा हुए? तो 1882 में कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। फैज़ाबाद ज़िला जो है वो कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है चकबस्त के आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? चकबस्त के आबाओ अजदाद
कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो ध्यान रखना है लखनऊ से रखते थे, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। उसके आबा व अजदाद यानी कि दादा परदादा कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो लखनऊ से रखते थे, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है चकबस्त ने किस कॉलेज से बीए पास किया, यानी कि किस कॉलेज से उन्हें बीए की डिग्री मिली, तो अवेकनिंग कॉलेज लखनऊ, कहाँ पे है, अवेकनिंग कॉलेज लखनऊ, अवेकनिंग कॉलेज लखनऊ से उन्हें बीए की डिग्री मिली। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो करा है चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया, चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया, तो चकबस्त ने बीए का इम्तिहान पास किया 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया, चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया, तो 1908 ईस्वी में किया, 1908 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चकबस्त एक मुकदमा के सिलसिले में कब राय बरेली तशरीफ़ ले गए, यानी कि चकबस्त जो है एक मुकदमा के सिलसिले में जो है राय बरेली तशरीफ़ ले गए थे, यानी कि बरेली यूपी के एक इसका नाम, शहर का नाम है राय बरेली, तो वहाँ तशरीफ़ लेके गए थे कब, तो 1926 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1926 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है चकबस्त ने कितने साल की उम्र में पहली गज़ल कहा, चकबस्त ने कितने साल की उम्र में अपनी पहली गज़ल कहा, तो तकरीबन 10 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 10 साल। अगला जो है उत्तरांचल का सदर मुकाम कहाँ है, यानी कि उत्तरांचल की जो राजधानी है वो कहाँ है, जिसको अभी उत्तरांचल नहीं बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। पहले पुराना नाम उसका उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड बोलते हैं इसको। तो उत्तराखंड की राजधानी जैसे कि आपको पता होगा, राजधानी को उर्दू में सदर मुकाम बोलते हैं, तो देहरादून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, चकबस्त का इंतकाल जो है किस बीमारी से हुआ, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, तो ध्यान रखेंगे दिमाग पर फालिज का हमला होने से, दिमाग पर फालिज का हमला होने से चकबस्त का इंतकाल हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है, यानी कि हमारे जो है बुक में उसका कौन सा नज़्म है, तो मुनाज़िर कुदरत है, मुनाज़िर कुदरत, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, तो 1926 ईस्वी में हुआ, यानी कि ध्यान रखना 1926 ईस्वी में चकबस्त का इंतकाल हुआ। आगे चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ, तो चकबस्त का इंतकाल राय बरेली में हुआ, राय बरेली जब वो मुकदमा के सिलसिले में तशरीफ़ लेके गए थे, तो वहीं पे उसका क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था राय बरेली में। राय बरेली कहाँ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है बुलंद का ज़िद बताएं, बुलंद का ज़िद बताएं, तो बुलंद का ज़िद यानी कि उल्टा क्या होता है, पस्त होता है, ज़िद यानी उल्टा, बुलंद का उल्टा क्या होता है, पस्त होता है। चलिए अगला सवाल हकीकत का ज़िद क्या होता है, हकीकत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हकीकत का ज़िद क्या होता है, तो हकीकत का होता है मिजाज, हकीकत का क्या होता है, हकीकत का मिजाज होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है अदम, अदम का ज़िद बताएं, अदम का उल्टा बताना है, तो अदम का उल्टा होता है वजूद, अदम का उल्टा क्या होता है, वजूद, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है तल्ख का ज़िद बताएं, तल्ख, तल्ख का होता है शीरी, शीरी मतलब मीठा, यानी कि तल्ख का उल्टा ज़िद क्या हो जाता है, मीठा, यानी कि शीरी हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है करीब, तो करीब का आप तो जानते होंगे, करीब का ज़िद क्या होता है, तो करीब का होता है बईद, ये करीब मतलब नज़दीक और बईद मतलब दूर। तो इस तरह से जो है कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम था तिलक चंद महरूम, यानी कि तिलक चंद महरूम था जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम, तो ध्यान रखना तिलक चंद महरूम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है जगन्नाथ आज़ाद के वालिद क्या थे, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद क्या थे, तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद शायर थे और स्कूल के टीचर भी थे, यानी कि शायर भी थे और स्कूल के टीचर भी थे, तो ध्यान रखना है शायर थे और स्कूल के टीचर थे। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में। ध्यान रखना 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए। तो जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए। तो पाकिस्तान के ज़िला मियांवाली के ईसा खैली कस्बा में। तो ध्यान रखना है पाकिस्तान किस देश में पैदा हुए। तो पाकिस्तान में हुए, जिसका ज़िला क्या नाम है मियांवाली, और जो कस्बा का नाम है ईसा खैली उस कस्बा में पैदा हुए थे। तो ध्यान रखना है इसको। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं आगे क्या सवाल कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है सवाल। 5वां नंबर सवाल कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। तो ध्यान रखना है जगन्नाथ आज़ाद, क्योंकि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद जो है वो स्कूल टीचर थे, तो इसलिए वो जो इब्तदाई तालीम था वो अपने वालिद से ही क्या किया था, हासिल किया था। चलिए आगे अगला सवाल देख लेते हैं। जो है उनका दाखिला क्लोडकोट के एक स्कूल में किस दर्जे में हुआ। उनका दाखिला ये क्लोडकोट के एक स्कूल में किस दर्जे में हुआ। तो ध्यान रखना तीसरे दर्जे में हुआ था। तीसरे दर्जे यानी कि तीसरी क्लास में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है किस उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। किस उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। तो ध्यान रखना 12 साल की उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास कर लिया था। कहने का मतलब 8 क्लास पास कर लिया था 12 साल के उम्र में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है जगन्नाथ आज़ाद ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया। जगन्नाथ आज़ाद ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया। तो ध्यान रखना मोहन राय हिंदू हाई स्कूल, मोहन राय हिंदू हाई स्कूल जो मियांवाली में था, वहीं से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अगला सवाल जो है, अगला सवाल कह रहा है उन्होंने यानी कि जगन्नाथ आज़ाद ने MA, यहाँ पे MA होगा FA नहीं, MA का इम्तिहान कब पास किया। तो उन्होंने MA का इम्तिहान जो है वो पास किया 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में उन्होंने MA का इम्तिहान पास किया। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है जगन्नाथ आज़ाद किस कॉलेज से BA किए। यानी कि जगन्नाथ आज़ाद जो है वो किस कॉलेज से BA किए। तो गार्डन कॉलेज जो कि रावलपिंडी में, रावलपिंडी जैसा कि जानते हैं कहाँ पे है, पाकिस्तान में। यानी कि जगन्नाथ आज़ाद जो है BA जो है गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से किए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है उन्होंने यानी कि जगन्नाथ आज़ाद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान में ऑनर्स की डिग्री कब हासिल की। तो ध्यान रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की डिग्री किस ज़बान में की। तो फ़ारसी ज़बान में। ध्यान रखना है कब। तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में रिवीजन करने के लिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है उन्होंने फ़ारसी मज़मून में कब MA किया। ध्यान रखना किस मज़मून में MA किया, फ़ारसी मज़मून में। कब। तो 1944 ईस्वी में। अगला 13 नंबर सवाल जो कर रहा है वो जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली कब आए। जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली कब आए। तो सितंबर 1947 में, यानी कि जस्ट क्या बोलते हैं आज़ादी के जस्ट 1 महीने बाद ही कहाँ गए, दिल्ली आ गए जगन्नाथ आज़ाद। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जगन्नाथ आज़ाद को किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। जगन्नाथ आज़ाद को किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। यानी कि शोबा उर्दू जो है उर्दू डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगा, तो आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कहाँ पे होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो ये है कि वह जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू कब तक रहे। यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट का हेड कब तक रहे। तो 1983 ईस्वी तक रहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट का हेड रहे 1983 ईस्वी तक। अगला जो है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। तो 25 जुलाई 2004 ईस्वी को, 25 जुलाई 2004 ईस्वी को जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हो गया। तो ध्यान रखना है इसको। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल कर रहा है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ, दिल्ली में। अगला सवाल है, तो अगला सवाल इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट जैसे कि आप जानते होंगे दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। इसको मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में, और जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इंडिया गेट की तामीर किसने की। इंडिया गेट की तामीर जो है वो कराया था अंग्रेज़ हुक्मरानों ने। कौन कराया था, अंग्रेज़ हुक्मरानों ने। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है गैर का जमा बताएं। गैर का जमा बताएं, तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैर का जमा होता है अगयार। क्या होता है, अगयार। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बाब का जमा बताएं। बाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाब का जमा होता है अबवाब। क्या होता है, अबवाब। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है शख्स का जमा बताएं। शख्स का क्या होता है, अशखास होता है, अशखास। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो जैसे कि जानते होंगे जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म है, तो इंडिया गेट। कौन सा है, इंडिया गेट। तो मैं बिल्कुल इसको ट्रिक के द्वारा याद कराया हूँ, आप उसको उस वीडियो को देख लेंगे। जो है किस तरह से किस राइटर ने कौन से नज़्म या फिर कौन सा अफसाना लिखा, इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो में बताया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कि परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो ये नज़्म है हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। तो किस तरह से परवेज़ शाहिदी से हम नौजवान हैं को बिल्कुल इसको एक दूसरे को बिल्कुल रिलेट कर देना है, तो उसी को उस वीडियो में बताया गया है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था, तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन, ध्यान रखना है, सैयद इकराम हुसैन जो है वो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं, तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई, तो ध्यान रखना 30 सितंबर 1910 ईस्वी को। 30 सितंबर 1910 ईस्वी को। अगला जो कह रहा है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई, तो पटना सिटी के लोधी कटरा में। ध्यान रखना पटना सिटी के कहाँ पे, लोधी कटरा में परवेज़ शाहिदी की पैदाइश हुई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी लंबा है। बोल रहा परवेज़ शाहिदी के आबा व अजदाद में कौन सुल्तान मोहम्मद गौरी के फ़ौज में एक बड़े ओहदे पर फायज थे। यानी कि परवेज़ शाहिदी के आबा व अजदाद में दादे परदादे यानी कि उसमें कौन सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है उसके फ़ौज में एक बड़े ओहदे पर फायज थे, तो कौन, सैयद महमूद जंग। ध्यान रखना सैयद महमूद जंग, नाम से ही लास्ट में जंग जुड़ा हुआ है, तो सैयद महमूद जंग। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद महमूद जंग की शादी किसके दुख्तर से हुई। यानी कि दुख्तर मीन्स होता है बेटी, यानी कि सैयद महमूद जंग की शादी जो है किसके दुख्तर से हुई, तो मीर अहमद अली, मीर अहमद अली के दुख्तर यानी कि की बेटी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है परवेज़ शाहिदी के दादा का नाम बताएं। तो परवेज़ शाहिदी के दादा का नाम है सैयद हामिद हुसैन। सैयद हामिद हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है परवेज़ शाहिदी ने कहाँ से अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। तो मदरसा निज़ामिया से। ध्यान रखना मदरसा निज़ामिया से। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है परवेज़ ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो 1925 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कहाँ से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है वह पटना यूनिवर्सिटी से कब ऑनर्स किया, यानी ऑनर्स की डिग्री उसको पटना यूनिवर्सिटी से कब मिली, तो
1930 ईस्वी में मिली। कब? 1930 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है उन्होंने उर्दू में MA कब किया? उन्होंने उर्दू में MA कब किया? तो उन्होंने किया 1934 ईस्वी में उन्होंने उर्दू से MA किया। वहीं पे अगर अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल कह रहा है उन्होंने फ़ारसी में MA कब किया? तो 1935, जस्ट एक साल बाद उन्होंने फ़ारसी में भी MA किया। उससे पहले 1934 में उन्होंने किससे किया? उर्दू में MA किया। अगला कोलकाता आकर वह कहाँ के मुदर्रिस हो गए, यानी कि कहाँ के वो टीचर बन गए? तो इस्लामिया स्कूल के वो टीचर बन गए। कोलकाता आकर वो इस्लामिया स्कूल के मुदर्रिस हो गए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परवेज़ सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू लेक्चरर पर कब बहाल हुए? नहीं, परवेज़ जो है परवेज़ शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता, कहाँ पे है ये कॉलेज? कोलकाता में उर्दू लेक्चरर में कब बहाल हुए? तो 1947 ईस्वी में। कब हुए थे? 1947 में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है परवेज़ कोलकाता यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबा से कब वाबिस्ता हो गए, यानी कि वहाँ से कब रिटायर हो गए? तो 1958 ईस्वी में वो वहाँ से वाबिस्ता हो गए। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है परवेज़ की अहलिया यानी कि परवेज़ की बीवी का नाम क्या था? तो परवेज़ की बीवी का नाम था फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम, ध्यान रखना है इसको। अगला जो है क्वेश्चन, परवेज़ ने पहला शेर किस उम्र में कहा? तो परवेज़ ने पहला शेर जो कहा वो 8 साल की उम्र में कहा। अगला सवाल जो कह रहा है, कह रहा है परवेज़ शुरू में क्या तखल्लुस रखते थे? तो परवेज़, ध्यान रखना है इसको, परवेज़ शुरू में क्या तखल्लुस रखते थे? तो इकराम रखते थे। क्या रखते थे? इकराम। अगला जो सवाल कह रहा है, परवेज़ के परनाना का क्या नाम था? परनाना का क्या नाम था? तो सैयद शाह शाहिद हुसैन। सैयद शाह शाहिद हुसैन नाम था उनके परनाना का। अगला जो है, किस उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए? किस उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि माँ बाप इस दुनिया से चल बसे? वो तालिब इल्मी के ज़माने में, यानी कि जब वो स्टूडेंट ही था तभी उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के तौर पर ही भी इसको पूछा जा सकता है। परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए के नाम बताएं। तो ध्यान रखना है, रक़्स-ए हयात और तसल्लियत हयात। रक़्स-ए हयात और तसल्लियत हयात ये परवेज़ शाहिदी का 2 शेरी मजमूआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल कह रहा है तसल्लियत हयात कब शाये हुआ? तो आज़ाद हिंद के बाद, यानी कि हिंद के आज़ाद होने के बाद, यानी 1947 के बाद यह शाये हुआ था। कौन? तसल्लियत हयात। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? तो परवेज़ शाहिदी का इंतकाल जो हुआ था वो 5 मई 1968 में हुआ था। 5 मई 1968 में। अगला सवाल है फ़िक्र की जमा बताएं। फ़िक्र की जमा बताएं। तो फ़िक्र की जमा क्या होता है? अफ़कार होता है। क्या होता है? अफ़कार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।